नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का AK पॉडसन ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं फिर से आप लोगों के लिए हाजिर हूं, वही रोज़ की तरह। आज हमारी क्लास वही हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, उसी व्यू में, वही आपका मनोबल बढ़ाते हुए आप लोगों की सुबह को सुहानी बनाने के लिए मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूँ। इस क्लास के अंदर आज की जो बातें उनको शुरू करने से पहले मैं दो बातों से आप लोगों से करना चाहूँगा। मैं आप लोगों के जब कमेंट देखता हूँ, हालांकि ड्यूरिंग द क्लास तो नहीं देख पाता, लेकिन बाद में जब देखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो काफ़ी पहले हमारे साथ थे, आज कहीं अध्ययन कर रहे हैं, वो दोबारा हमसे जुड़े हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमें इतना सराहा। मैं तो देखो बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने इतना कुछ सपोर्ट किया है। मुझे काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए इतना सहारा, क्योंकि हम बड़ा ज़्यादा आशाओं के लिए नहीं, बाकी जितना मिल रहा है उसके अंदर संतुष्ट रहने वालों में से भी हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा सहारा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि कोई है जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इस चैनल के लिए मेहनत कर रहा है, तो आप प्लीज़ उस आदमी के लिए जो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसके लिए जो भी बंदा वीडियो देखता है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे न करे, आपकी जो मर्जी है, डिसलाइक वगैरह आप कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया हर रिस्पॉन्स हमें मंजूर है। आपका जो मूल्यांकन है, हो सकता है आपको कोई कमी नजर आए, वो हम पूरी करेंगे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप बिल्कुल एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को जो रियल में पढ़ने वाले हैं, जिनको पढ़ाई से मतलब है, उनको इस चीज़ को शेयर करें। क्योंकि देखो, इस प्रत्येक क्लास के अंदर जैसा आपको मालूम है, मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आता हूँ जो हमारे अंदर एक जुनून उत्पन्न करती है कुछ करने के लिए। बिल्कुल वैसा ही मैं आज भी आपके लिए लेके हूँ एक बहुत ही अच्छी सी शानदार स्टोरी और एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो हमें प्रतियोगी परीक्षा के लिए लाभदायक है, और एक ऐसी स्टोरी जो हमारी सोच को पॉजिटिव बनाती है। देखो दोस्तों, जीवन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। मैं बात करता रहूँगा आप लोगों के साथ, चैप्टर को शुरू करता हूँ, और आज मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो वास्तव में आपको कुछ सिखाने के लिए काम में आएंगी और साथ ही आपके जीवन को बेहतर भी बनाएंगी। देखो, अपना जो टॉपिक चल रहा था रक्त परिसंचरण तंत्र का, उस टॉपिक के अंदर अपन ने देखा रक्त, और इस रक्त के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक रक्त कणिकाएं होती हैं, जिसके अंदर अपन क्या देख रहे थे, रक्त कणिकाएं देख रहे थे। इन रक्त कणिकाओं के अंदर अपन ने एक भाग देख लिया, एक कणिका देख ली थी, वो कौन सी थी, RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं देख ली थी। आज का अपना जो टॉपिक है वो अपन WBC और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और बिंबाणु जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला मैं शुरू करता हूँ WBC से, जिसको क्या कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। हाँ, हिंदी में भी मैं लिख रहा हूँ, चिंता मत न करें आप लोग, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये कहाँ बनती हैं, क्या काम करती हैं, हमारे शरीर को क्या कोऑपरेशन करती हैं, हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी नहीं है। देखो, WBC जो है इसको मानव शरीर का मोबाइल डिफेंस कहते हैं। मोबाइल डिफेंस, मोबाइल का मतलब है गतिशील, हमारे शरीर का इसको गतिशील सुरक्षा प्रहरी कहते हैं। WBC को मानव शरीर का गतिमान सुरक्षा प्रहरी कहते हैं। ये एक शब्द है जो दिया जा सकता है, जो नाम दे करके और पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का गतिमान सुरक्षा प्रहरी यानी चौकीदार किसको कहते हैं, वो किसको कहते हैं, WBC को कहते हैं। ठीक है, WBC के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, WBC के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, देखो नाम से आप समझ लो इस चीज़ को, ये WBC को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो निर्माण होगा उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। जैसे अपने इरिथ्रोपोइसिस देखा था ना, RBC के निर्माण को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, वैसे ही इसके निर्माण को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। WBC के निर्माण को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं उसके बाद में आगे
कि जो अपन ने पहले देखा था, इसका आकार कैसा होता है, आकृति कैसी होती है, संरचना क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, अपने अंदर जो है आपको ये सारी चीज़ों को समझने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं देखो आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आप बताना उसका आंसर, फिर मैं आपको देखता हूँ। वो ये है कि आप कितने पॉजिटिव हो या नहीं हो। कहानी है छोटी सी, बस आधे सेकंड 2-4 सेकंड की है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सपोज़ आप कहीं रह रहे हो, आपके माता पिता आपसे दूर हैं, सडनली एक नाइट ऐसा हुआ, रात के 3 बजे हैं, रात के 3 बजे हैं और रात के 3 बजने पर आपके जो रूम है उसकी बेल बजती है, यानी डोर बजाया जाता है, और आप देखते हो कि आपके दरवाजे पर आपके माता पिता खड़े हैं और वो आपको आने के बाद में पूछते हैं, बेटा खाने के लिए कुछ मिलेगा? तो आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास केवल और केवल क्या है, आपके पास आपके फ्रीज के अंदर या आपके पास एक जूस की बोतल है और कुछ ब्रेड है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैं आपकी पॉजिटिविटी को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले रात को 3 बजे जब बेल होगी तो आप क्या करोगे, क्या खोलोगे? आपके पास उनको खाने के लिए देने के लिए क्या है? एक ब्रेड है और साथ ही क्या है? जूस की बोतल है। सबसे पहले आप क्या खोलोगे बताओ? आप देखें कमेंट के अंदर, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो WBC, ये जो WBC है इसकी संख्या क्या होती है? मानव शरीर के अंदर इसकी संख्या क्या होती है? WBC की जो संख्या होती है, देखो WBC की संख्या RBC की तुलना में कम होती है, लेकिन प्लेटलेट से क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसकी संख्या एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 6000 से लेकर के 10,000 प्रति घन मिमी होती है। कितनी होती है? 6000 से लेकर के 10,000 प्रति घन मिमी होती है, चाहे नर हो या मादा हो। ठीक है, सबके अंदर WBC की संख्या क्या होती है? इसी रेशो में होती है। हाँ, इससे ज़्यादा हो सकती है थोड़ी, आपको 12,000 तक मिल सकती है, वो भी व्यक्ति स्वस्थ ही होगा। लेकिन अगर WBC की संख्या 12,000 से ज़्यादा मिले तो व्यक्ति के अंदर जो है वो अस्वस्थ की स्थिति होगी, यानी संक्रमण को बताता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो WBC की संख्या के अंदर अगर कमी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? WBC की संख्या में बढ़ोतरी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? देखो WBC की संख्या में अगर वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ल्यूकेमिया, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। WBC की संख्या में अगर वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। इसी का एक नाम और दिया जाता है, इसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रक्त कैंसर भी कहा जाता है। WBC की संख्या अगर ज़्यादा है तो उसे ब्लड कैंसर कहा जाएगा, ल्यूकेमिया कहा जाएगा। अगर WBC की संख्या कम है तो उसको हम क्या कहते हैं? WBC का नाम ल्यूकोसाइट आपको पता है, उसको ल्यूकोसाइटोपेनिया कहते हैं। ल्यूकोसाइटोपेनिया, आपको ये ल्यूकोपीनिया भी मिल सकता है, ल्यूकोसाइटोपेनिया भी मिल सकता है। WBC की संख्या के अंदर कमी क्या कहलाता है? ये कहलाता है। बात समझ में आ गई? यानी यहाँ पर आपको जो 2 नए शब्द आपको पता रखना है, ध्यान रखने हैं, एक तो ल्यूकेमिया ध्यान रखना है और एक ल्यूकोसाइटोपेनिया ध्यान रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो आगे, WBC की संख्या और RBC की संख्या का एक बार अनुपात पूछ लिया जाता है अक्सर कंपटीशन एग्जाम। RBC और WBC की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो आप लोग को पता है कि जो RBC है उसकी संख्या प्रति घन मिमी में 48 लाख के तकरीबन बताई थी आपको। 48 से 54 लाख जो है नर में होती है और 45 से 50 लाख जो किस में होती है? मादा में होती है। यानी अगर इन दोनों का अनुपात हम बताएं तो अनुपात ये होता है 600:1, ये इनका रेशियो होता है RBC और WBC का अनुपात। बात समझ में आ गई? अब देखो आगे, मैं आप लोगों की पॉजिटिविटी चेक कर रहा हूँ, साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। वो ये एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ। अगर आप लोगों से ये कहा जाए, ये जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये विशेष प्रकार के इंटरव्यू के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये सामने वाले के माइंड को चेक करते हैं। आपके सामने पानी का गिलास रखा हुआ है, उस पानी के गिलास को आपको प्रपोज करना है, आप कैसे प्रपोज करोगे उसको? देखो, आप जो कहना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, मैं आपको लास्ट में ये सारी चीज़ों के आंसर ही बताऊँगा। देखो आगे, इसके बाद में बता रहा हूँ आपको WBC का आकार, इसका आकार। देखो WBC का आकार जो है वो RBC की तुलना में क्या होता है? बड़ा होता है। यानी WBC जो है RBC की तुलना में क्या होती है? बड़ी होती है। RBC की तुलना में बड़ी होती है।
इसका आकार कितना होता है, वहाँ पर आपने देखा था मानव के आरबीसी का आकार कितना है, याद है ना कल वाला 7.5 माइक्रोन बताया था ना। यहाँ इसका आकार जो आपको मिलेगा वो 8 से लेकर के 15 माइक्रोन तक मिलेगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन बनता है एक, मानव में जो रक्त कणिका है उनमें सबसे बड़े आकार की रक्त कणिका कौन सी होती है। तो भाई सबसे बड़े आकार की अगर हम तीनों की बात करें कि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में, तो इन तीनों में बड़े आकार की रक्त कणिका कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सबसे छोटी कौन सी होती है, वो होती है प्लेटलेट्स। बात क्लियर होगी। ठीक है, देखो इसके आकार से संबंधित ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डब्ल्यूबीसी का जो आकार है वो जो अन्य 2 प्रकार की रक्त कणिका है उनकी तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। आगे आ जाओ अब इसकी संरचना के बारे में। देखो डब्ल्यूबीसी की अगर हम संरचना देखें, इसकी स्ट्रक्चर देखें तो वो ये है। डब्ल्यूबीसी जो है वो केंद्रक युक्त होती है। क्या होती है, केंद्रक युक्त होती है, यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है। बाकी 2 प्रकार की जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, केंद्रक विहीन होती हैं। ठीक है, आगे देखो ये केंद्रक युक्त है, इसका मतलब इसके अंदर और क्या पाया जाता है, इसमें वो सारे कोशिकांग पाए जाते हैं जो एक सामान्य कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, ये दिया हुआ होता है निम्न में से कौन सी रक्त कणिका में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो देखो भाई विभाजन की क्षमता जो है न तो आरबीसी में होती है और न ही जो है प्लेटलेट्स में होती है। विभाजन की क्षमता केवल किस में होती है, डब्ल्यूबीसी में होती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी ही एकमात्र ऐसी रक्त कणिका है जिसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। बात समझ में आ गई, चीज़ क्लियर। देखो ये जो डब्ल्यूबीसी है इसका जो केंद्रक है, इस केंद्रक में सामान्य केंद्रक की तुलना में पालियां पाई जाती हैं। वो मैं आपको इसके प्रकार बताऊँ, यानी पालियों का मतलब ये कि जो केंद्रक है वो केंद्रक जैसे जनरली न्यूक्लियस जो है वो ऐसा आप लोग देखते हो, लेकिन इसका न्यूक्लियस जो है उसके अंदर आपको ऐसे लोब मिलती हैं, ऐसे लोब मिलेंगी, पालियां बोलते हैं इनको। तो ये जितनी पालियां हैं उनके आधार पर इसका प्रकार है वो आपको मैं आगे बताता हूँ, लेकिन यहाँ संरचना में आपको ध्यान ये रखना है। साथ ही एक चीज़ और आप भी यहाँ ध्यान रख सकते हो, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन केवल किसके अंदर होता है, आपको पता है आरबीसी के अंदर होता है। ठीक है, आगे देखो मुख्य जो है डब्ल्यूबीसी के अंदर वो है इसका प्रकार, यानी डब्ल्यूबीसी का जो सबसे मुख्य पार्ट है वो है इसका टाइप, यानी कि प्रकार। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, तो डब्ल्यूबीसी जो है इसके प्रकार ये हैं। मैं एक चार्ट बना देता हूँ, उससे आप लोग बना लेना, समझ में आ जाएगा। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है कणिका में, जिसको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, कणिका में डब्ल्यूबीसी, और दूसरी जो है वो है अकणिका में डब्ल्यूबीसी, यानी जिसको आप एग्रेन्युलोसाइट्स कह सकते हो। ठीक है, कणिका में और अकणिका में डब्ल्यूबीसी को किस आधार पर बांटा गया है, कोशिका द्रव्य की प्रकृति के आधार पर। यानी डब्ल्यूबीसी के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसकी प्रकृति, उसकी बनावट के आधार पर डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटा गया है। जिन डब्ल्यूबीसी का कोशिका द्रव्य कणिका में होता है, यानी जिसके कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं, कणिका में कोशिका द्रव्य होता है वो तो क्या कहलाता है, कणिका में डब्ल्यूबीसी। और जिनका कोशिका द्रव्य जो है सामान्य होता है, यानी उसमें कण नहीं पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, अकणिका में डब्ल्यूबीसी। बात समझ में आ गई। देखो इधर ये जो कणिका में डब्ल्यूबीसी है, इन कणिका में डब्ल्यूबीसी के भीतर जो केंद्रक पाया जाता है वो केंद्रक मैं यहाँ लिख देता हूँ। कणिका में डब्ल्यूबीसी का जो केंद्रक होता है वो कई पालियों से बना हुआ होता है, कई पालियों से बना हुआ होता है। ठीक है, इसलिए ये जो डब्ल्यूबीसी है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एक नाम देते हैं, वो है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर कोशिकाएं। यानी ये जो कणिका में डब्ल्यूबीसी है, मैंने भी आपको बताया था कि इनका केंद्रक जो है ऐसे कई पालियों के अंदर बटा हुआ होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर कोशिकाएं, जिनको शॉर्ट में पीएमसी लिखा जाता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल, यानी पीएमएनसी लिख सकते हो और पीएमसी भी इनको लिख सकते हो। ये कितने प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं,
एक है इयोसिनोफिल्स, दूसरी है बेसोफिल्स, ठीक है, और तीसरी जो है वो है न्यूट्रोफिल्स। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को एकदम क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना है तो अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। अगर आप अपने तौर तरीके नहीं बदलोगे तो सीधी सी बात है भैया, अब तक जो आप करते आए हो अगर वही करते रहोगे तो आपको मिलेगा भी वही जो अब तक आपको मिलता आ रहा था। अगर कुछ नया चाहिए तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अपने आप में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है और कोई जानवर क्यों नहीं होता। ढूंढो मेरे क्वेश्चनों को। मैं ये जो आपको बीच में जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, ये जान होती है एक बच्चे की। अगर एक बच्चा इन चीज़ों को समझने लग जाए, उनका अर्थ समझने लग जाए कि सर बीच बीच के अंदर ये जो शब्द बोल रहे हैं इनका सेंस क्या है, क्यों हमें बार बार ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जागो, अभी बहुत टाइम है, अब भी जागोगे ना तो बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो। और जागने वाली बात पर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप में से ही किसी ने कहा मॉर्निंग में 9:15 बजे सर गर्म जल्दी आ जाती है क्लास, गर्मी में सुबह सोने बहुत आनंद आता है, उनको लेकर भी मैं आया हूँ। मैं बताऊंगा आपको कि हम सोते कैसे हैं, कितनी लेट, कितनी जल्दी, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, वो भी रिप्रेजेंट करूँगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है, इसको भी ढूंढते रहना। हाँ मैंने बताया पहले, मैं आपकी पॉजिटिविटी चेक कर रहा हूँ, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको जगा रहा हूँ, उसको बाहर निकाल रहा हूँ, हर चीज़ का आंसर देके जाऊँगा लास्ट में। देखो इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, इनको किस आधार पर बांटा गया है? इनको बांटा गया है अभिरंजन के आधार पर। अभिरंजन से मतलब ये है कि ये जो आपके सामने कोशिकाओं के नाम लिखे हुए हैं, ये किस प्रकृति के अभिरंजन से, यानी कलर से कह दो आप, डाई से कह दो, इनका कोशिका द्रव्य रंगीन हो जाता है, उसमें कलर आ जाता है, उस आधार पर इनको बांटा गया है। जैसे ये इयोसिनोफिल्स लिखा गया है, ये अम्लीय अभिरंजन से अभिरंजित होती है। किससे? अम्लीय अभिरंजन से क्या होगी? अभिरंजित होगी। ये क्या होगी? ये क्षारीय अभिरंजन से अभिरंजित होगी, बेसिक डाई से अभिरंजित होगी। और न्यूट्रोफिल्स जो है वो दोनों प्रकार से स्टेन हो सकती है, और इसको अभिरंजित करने के लिए एक विशेष प्रकार के अभिरंजन का भी काम उपयोग आता है, वो है लेसमान रंजक या लेसमान डाई भी उसको कहते हैं। अब इनका इंपॉर्टेंस है भाई, इनका महत्व है वो परीक्षा के लिए उपयोगी है। देखो इयोसिनोफिल्स जो हैं, इयोसिनोफिल्स इस प्रकार की WBC होती हैं जिनकी संख्या अगर मैं आपको बताऊं कि टोटल जो WBC है उनमें से कितना भाग इनका होता है, कितना भाग इसका होता है, कितना भाग इसका होता है, ठीक है। अगर अपन इनका बात करें कि ये कितना प्रतिशत WBC है, ये कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी WBC पाई जाती है, उसका आंसर है ये। मानव शरीर में पाए सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली WBC कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। सबसे कम संख्या में कौन सी WBC पाई जाती है? वो है ये बेसोफिल्स। आगे बात समझ में, ठीक है। और ये कितनी पाई जाती है? इनका जो परसेंटेज है वो 1 से 4% ये इयोसिनोफिल्स होती हैं। देखो इयोसिनोफिल्स क्या करती हैं, इन WBC का क्या काम होता है। जैसे अगर मैंने आप ये केंद्रक वाला यहाँ देखो कि इसका केंद्रक कितनी पालियों वाला होता है, इसका कितना, इसका कितना, ये 2 से 5 पाली के केंद्रक से बनी हुई होती है, ठीक है। अभी ये किस काम में आती हैं? इयोसिनोफिल्स किस काम में आती हैं? हमारे शरीर में जब भी किसी परजीवी का संक्रमण हो जाता है, यानी आप लोगों ने नाम सुना होगा विभिन्न प्रकार के अंतः परजीवी, जैसे आप लोगों ने एस्केरिस का नाम सुना है ना, एक प्रकार का परजीवी है जो हमारी आंत के अंदर इन्फेक्शन कर लेता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, इनका अगर हमारी बॉडी में संक्रमण होता है, जैसे आप लोगों ने हाथी पाँव का नाम सुना है, ठीक है, वाउचेरिया, ब्रैंकरप्टी वाउचेरिया से होने वाली बीमारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, इनमें जब कोई परजीवी हमारे शरीर के अंदर संक्रमण कर लेता है तो उस समय शरीर के अंदर किस WBC की संख्या में बढ़ोतरी होती है? वो है इयोसिनोफिल्स। यानी आप समझ गए होंगे इयोसिनोफिल जो है वो अंतः परजीवी के संक्रमण पर बढ़ती है। अंतः परजीवी के संक्रमण पर, अंतः परजीवी का मतलब ये है भाई कि वह जीव जो शरीर के अंदर संक्रमण करता है
उसके संक्रमण पर कौन सी WBC की संख्या में बढ़ोतरी होती है? इयोसिनोफिल्स में। और दूसरी चीज़, इयोसिनोफिल्स की संख्या में और कब बढ़ोतरी आती है? तो वो आप एक और लिख सकते हो, ये एलर्जी के समय, जब हमें एलर्जी होती है, छींक आती है ना, एलर्जी होती है कि नहीं होती, छींक आती है, कभी कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा। तो एलर्जी के समय कौन से प्रकार की WBC बनती हैं? वो इयोसिनोफिल्स बनती हैं। ध्यान रखना है, बहुत पूछा जाता है ये एलर्जी में बनने वाली WBC का नाम छांटना होता है उनमें से, तो कौन सी है? इयोसिनोफिल्स है। बात समझ में आ गई चीज़? क्लियर? अब आ जाओ बेसोफिल्स में से। भाई बेसोफिल्स भी महत्वपूर्ण है, मैं पहले वाला मिटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर होता चला जाए। देखो बेसोफिल्स में आपको ध्यान रखना है, बेसोफिल्स के द्वारा एक तो स्रावित किया जाता है हिपेरिन का। बेसोफिल्स जो है किसका स्रावण करती हैं? एक हिपेरिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्रावण करती हैं। हिपेरिन क्या है? हिपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट है, यानी प्रतिस्कंदक पदार्थ है। स्कंदक किसे कहते हैं? ये ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता, यानी जब रक्त हमारी रक्त वाहिनियों में बहता है तो उस समय रक्त का थक्का जमने से रोकने का काम किसका होता है? इस हिपेरिन का होता है। कहाँ से स्रावित होता है? ये भाई इस बेसोफिल के द्वारा स्रावित होता है, ध्यान रखना ये चीज़ का। दूसरी चीज़, इसके द्वारा दो और प्रकार के रसायनों का स्रावण भी होता है। वो कौन कौन से हैं? एक हिस्टामिन है और दूसरा सीरोटोनिन है। ये दो ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो एक तो जब भी हमें चोट लगती है उस दौरान सोजन आती है, आपको पता है, तो सोजन की स्थिति को नियंत्रण करने में। दूसरी चीज़, ये दोनों जो है हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ये रक्त यानी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये दोनों जो हैं वो बीपी को भी कंट्रोल करेंगे और अलग अलग प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती हैं, यानी तनाव की स्थिति जो है उस समय जो है रक्त दाब को ज़्यादा मात्रा में पसीना करना है, हृदय की हार्ट बीट को बढ़ाना है, उनके नियंत्रण के अंदर भी इनका काम होता है। महत्वपूर्ण चीज़ ये आपको ध्यान रखना है, हिपेरिन जो है क्या काम में आता है और कहाँ से स्रावित हो रहा है। इसके अलावा हिपेरिन जो है लीवर के अंदर भी बनता है। बात समझ में आ गई? अब आ जाओ लास्ट न्यूट्रोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये बक्साणु प्रकृति की WBC है। बक्साणु यानी आप ये कह सकते हो फेगोसाइटिक प्रकार की है। बक्साणु प्रकार की WBC है। बक्साणु से मतलब ये है कि हमारे शरीर में जब भी कोई रोगजनक प्रवेश करता है तो उस रोगजनक को नष्ट करने का काम किनका है? इन WBC का है। उस WBC को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। देखो आप लोग जब भी CBC करवाते हो ना, कंप्लीट ब्लड चेक जो करवाते हो, यानी जो डॉक्टर कहते हैं ना ब्लड जांच करवाओ, तो उस स्थिति के अंदर ये न्यूट्रोफिल्स की संख्या अगर बॉडी में बढ़ी हुई मिलती है तो डॉक्टर आपको ये कहेगा कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है। आप खुद अपनी ब्लड रिपोर्ट देख करके इस चीज़ का मूल्यांकन कर सकते हो कि अगर आपके न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ी हुई है, ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी में क्या है? इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का मतलब ये है कि शरीर के अंदर रोगजनक यानी एंटीजन जो है उनकी संख्या क्या है? ज़्यादा है। इसलिए उनको नष्ट करने के लिए हमारा शरीर जो है वो ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहा है? न्यूट्रोफिल्स बना रहा है। समझ में आ गई? ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स समझ गए होंगे। ठीक है, देखो पूछा जाता है बक्साणु प्रकृति की WBC कौन सी है, तो भाई बक्साणु प्रकृति की WBC ये न्यूट्रोफिल होती है। इसके अलावा एक और है, वो इधर बताऊंगा अभी। बात समझ में आ गई? क्लियर? देखो ये तो कौन सी हो गई? ये ग्रेनुलोसाइट प्रकार की WBC हो गई, यानी कणिकामय प्रकार की WBC ये तीन है। तीनों की विशेषताएं क्लियर हो गई। अब आ जाओ आगे। हाँ, मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए थे उन क्वेश्चन पर आप गौर कर रहे हैं, अच्छी बात है। लास्ट में मैं आपको उत्तर बताऊंगा तो भी आप उसको मिलान करना, ठीक है। देखो अकणिकामय, हाँ मेरा जो एक क्वेश्चन है ना, शेर का राजा जंगल का राजा से ही क्यों होता है ना, हाँ वो बड़ा इंटरेस्टेड होगा। और आज की कहानी जो है ना बहुत इमोशनल स्टोरी है भाई, और रियल स्टोरी है, एकदम रियल स्टोरी है। ऐसा लगेगा आप लोगों को सुन करके कि हाँ ये कहानी हो सकता है हमारे ऊपर भी किसी पर बिल्कुल सेट बैठती हो, क्योंकि मैं वही कलेक्शन लेकर के आता हूँ जो हमारी लाइफ से बहुत नज़दीक है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे अपने जो आसपास के लोग जो है किसान परिवार के जो बच्चे हैं, अगर उनमें से कुछ बच्चों को भी महसूस होता है कि सर जो बोल रहे हैं वो शायद ही हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो बच्चे अपनी सही लाइन पे सही दिशा के अंदर अपना प्रयास दुगुना कर दें, ठीक है ना। और एक और चीज़ बताया था मैंने
कितना सोना है, कितना उठना है, वो भी बताऊंगा। देखो अकणिका में WBC 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक होती है लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। सबसे बड़े आकार की WBC कौन सी है? ये मोनोसाइट है। इसका आकार सबसे बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए इसको मैक्रोफेज भी कहते हैं, महाबक्ष्णु कोशिका भी कहते हैं। पूछा जाए सबसे बड़े आकार के WBC ये है, सबसे बड़े आकार की WBC, ठीक है। अगर पूछा जाए बक्ष्णु प्रकृति की तो ये भी बक्ष्णु प्रकृति है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों मेन ये है। ये जो मोनोसाइट्स हैं ये सबसे मजबूत प्रकार की फेगोसाइटिक प्रकार की सेल होती है। देखो लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की कौन कौन सी हैं? एक होती है बी लिम्फोसाइट्स, यानी लिम्फोसाइट्स के परिपक्वन के आधार पर, इनके विकास के आधार पर, लिम्फोसाइट्स के परिपक्वन के आधार पर ये 2 प्रकार की, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स। एक चीज़ और आपको लग रहा होगा कि सर जो बता रहे हैं हमें इतना गहरा, इतना ज़्यादा क्यों बता रहे हैं, उसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चा मेरा वीडियो पूरा देखता है, ठीक है ना, वो वास्तव में अपनी ज़िंदगी के प्रति बहुत सीरियस है। वही बच्चे पूरा वीडियो देख पाते हैं जो अपनी लाइफ के प्रति सीरियस हैं, कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। वरना ये बिल्कुल पूर्णतः सत्य है कि पढ़ाई की बातें, भलाई की बातें आज के मानव को बहुत कम समझ में आती है, ठीक है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चा मेरे वीडियो को पूरा देखता है, सीधी सी बात यही है, वो अपने जीवन के प्रति बहुत सीरियस है, ज़िंदगी में अपने सपनों को साकार करना चाहता है। तो कितनी सीरियस हो आप अपनी लाइफ के प्रति, यह आप खुद बताओगे ये चीज़। देखो बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स इस प्रकार की WBC हैं जिनका विकास, जिनका परिपक्वन कहाँ होता है? बी का मतलब है बोन मेरो, अस्थि मज्जा में। तो इनका विकास कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा, ठीक है। और ये क्या करती हैं? ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करवाती हैं। किसके निर्माण को प्रेरित करवाती हैं? एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करवाती हैं। इनके द्वारा जो प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, बताया था प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी शरीर को रोगों से बचाने के लिए इसके द्वारा जो काम किया जाता है उसको हम तरल प्रतिरक्षा कहते हैं। पूछा जाता है ये भी, तरल प्रतिरक्षा किस प्रकार की WBC द्वारा प्रदान की जाती है? तरल प्रतिरक्षा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं हर टॉपिक के बाद में एक क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा, उसमें वही क्वेश्चन होंगे जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, ओल्ड पेपर में आए हुए हैं। तब आपको पता चलेगा हाँ बातों में दम था, ठीक है। बातों में दम तो हर बार ही होता है, जीवन में बहुत बार दम आया था, लेकिन हर बार दम हमारा ही निकला था, क्योंकि उस दम को हम समझ नहीं पाए, इसलिए आज हम बेदम होते जा रहे हैं। देखते हैं हम इस बार इस मौके में कितना कबूल करते हैं अपनी कमियों को, कितना इम्प्रूव करते हैं। तो तरल प्रतिरक्षा किस प्रकार के WBC द्वारा प्रदान की जाती है? बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रदान की जाती है। टी लिम्फोसाइट्स जो हैं इनके द्वारा, इनका विकास कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथि में। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? वक्ष भाग में पाई जाने वाली ग्रंथि है। और ये जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि का आकार जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है वैसे वैसे घटता जाता है। यही कारण है कि 14 साल के बाद में थाइमस ग्रंथि का आकार काफ़ी कम हो जाता है और मानव की जो प्रतिरक्षा है यानी रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो इस थाइमस ग्रंथि के अंदर जो लिम्फोसाइट्स परिपक्व होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? और ये टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है उसको हम कोशिका व्यवहित प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी कोशिका के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रतिरक्षा कहते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसको कहते हैं। ये टी लिम्फोसाइट्स बहुत प्रकार की होती है भाई, जिनमें से मैं आपको ये बता दूं जानकारी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर एड्स रोग का रोगजनक HIV वायरस संक्रमण करता है तो वो एक प्रकार की टी लिम्फोसाइट्स जिसको
टी हेल्पर सेल्स या T4 सेल्स कहते हैं, उस पर संक्रमण करता है। यानी जो टी लिम्फोसाइट्स है उसी का एक प्रकार है T4 सेल्स या टी हेल्पर सेल्स। उन पर संक्रमण कौन करता है? ये HIV वायरस करता है, ठीक है, जिसके कारण उस व्यक्ति की प्रतिरक्षा क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है एड्स रोग के अंदर, और वो विभिन्न बीमारियों से क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या था? WBC के बारे में था। भाई WBC क्लियर होगी, इसके सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने आपको एकदम क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है। अब मैं लेके आता हूँ तीसरे प्रकार की ब्लड कॉर्पसल, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम बिंबाणु या प्लेटेलेट्स कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चंस ढूंढ लिए होंगे, उनका आंसर भी ढूंढ रहे होंगे। हाँ, मैं भी आपको बताने वाला हूँ, देखो लास्ट के अंदर सारा बताऊँगा। देखना इधर, तीसरे प्रकार की रक्त कणिकाएं, जिनको हम क्या कहते हैं? बिंबाणु। प्लेटेलेट्स, ठीक है। दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, समझ गए चीज? इनके निर्माण को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। आगे बात समझ में, संख्या, इनकी संख्या जो है वो कितनी होती है? औसतन ये लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन लिख देता हूँ एक बार, ये भी लिखा हुआ मिलता है 1.5 लाख से 4 लाख प्रति घन मिमी। लेकिन 1.5 लाख अगर लिखा हुआ है ये कम है, 3 लाख से 4 लाख अगर किसी व्यक्ति में है तो वो स्वस्थ रहता है। अगर इससे कम हुआ तो वो रोग की स्थिति के अंदर आ जाता है, उसको बीमार कहा जाएगा, ठीक है। अगर प्लेटेलेट्स की संख्या में कमी हुई तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहते हैं। पीनिया वर्ड अगर लगा हुआ है तो ध्यान रखना, पीनिया का मतलब होता है कमी, ठीक है। अगर प्लेटेलेट्स की संख्या में कमी है तो वहाँ पर भी ल्यूकोसाइटोपीनिया लगा हुआ होगा। अगर थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या में कमी है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? देखो उसके बाद में ये जो कणिकाएं ये भी केंद्रक विहीन होती हैं। हाँ, एक चीज वहाँ WBC के अंदर अगर आप जीवन काल देखो तो जीवन काल की बात ये भाई, WBC का जो जीवन काल होता है वो कुछ हावर से लेकर के, यानी कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिन तक होता है। अगर आप किताबों के अंदर ढूंढने जाओगे तो आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है 4 से लेकर के 12 दिन तक होता है, ठीक है। लेकिन जनरली मैं बता दूं आपको कि WBC का जो जीवन काल होता है वो कुछ घंटों से लेकर के और कुछ दिनों तक का होता है। अधिकतम दिन जो है वो 12 दिन तक होते हैं। आगे बात समझ में। अब बात करें हम अगर जीवन काल की, किसकी? थ्रोम्बोसाइट्स की, तो इनका जीवन काल कितना होता है? इनका लाइफ स्पान कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है 12 दिन, ठीक है। देखो आगे, ये केंद्रक विहीन होती हैं। आकार में क्या है? ये आकार में छोटी हैं। सबसे छोटे आकार की रक्त कणिकाएं कौन सी होती हैं? बिंबाणु होती हैं। सबसे छोटे आकार की रक्त कणिकाएं, सबसे छोटे आकार की रक्त कणिकाएं। आकार कितना होता है भाई? लगभग 4 माइक्रोन के तकरीबन इनका आकार होता है। बता दिया आपको, उसका 7.5 था, उसका 8 से 15 था, इसका कितना है? 4 है। सबसे छोटे आकार की ये रक्त कणिकाएं हैं। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो रक्त कणिकाएं हैं जब तक छोटे आकार की हैं तब निष्क्रिय हैं। अगर इनका आकार जब तक, हाँ, अगर ये इनका आकार बढ़ता है तो ये क्या हो जाती हैं? सक्रिय हो जाती हैं। बात समझ में आ गई? देखो आगे, ये क्या काम करती हैं, किस काम में आती हैं? तो जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं उनका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। इनका क्या काम होता है? रक्त का थक्का बनाना। थ्रोम्बोसाइट्स का क्या कार्य है? रक्त का थक्का बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? क्योंकि इनके द्वारा एक रासायनिक पदार्थ का स्रावण किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक रासायनिक पदार्थ का स्रावण करती हैं जो रक्त का थक्का जमाने के काम में आता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये क्या है? ये
इसके कार्य है। संख्या बताई दी आप लोगों को, आकार बताई दिया, ठीक है। ये किसके बारे में जानकारी हुई? ये हुई प्लेटलेट्स के बारे में। तो इस प्रकार से हमारी जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं उनके बारे में अपना टॉपिक जो है वो क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल स्टोरी और कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन को कुछ नई दिशा में ले जा सकती हैं। देखो, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सबसे पहले कि आपके माता पिता रात को आते हैं, ठीक है, और डोल बजाते हैं, डोर बजेगा, बेल बजेगी, तो आप सबसे पहले क्या खोलोगे? इसका आंसर है सबसे पहले आपकी आंखें खुलेंगी। सबसे पहले आपके क्या खुलेंगी? आंखें खुलेंगी। भाई जो सबसे पहले आ रहे हैं, डोर अगर बजाया है, गेट बजाया है, तो सबसे पहले आंखें तो खुलेंगी ना। वो सारी चीज़ें आगे बाद में आगे की हैं। वो मैंने आपको भटकाने के लिए जो एक नया क्रिएचर बना दिया था। मैंने कहा था आपके सामने एक पानी का गिलास पड़ा है, आपको उसको प्रपोज करना है। आप उस पानी के गिलास को कैसे प्रपोज करोगे? बहुत सारी जटिलताएं हैं ये, लेकिन ये आपके ब्रेन के बारे में बताती हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारी पॉजिटिविटी को बताते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने रोज़ लेके आऊँगा जो आपके माइंड को सेटअप करेंगे कि आप क्या सोचते हो। क्योंकि हमारे में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ऐसी वैसी चीज़ें सोचते हैं जो हमारे आसपास भी नहीं होती है, ठीक है। देखो, पानी का गिलास रखा हुआ, आप क्या कहोगे उस पानी के गिलास को? क्या बोलोगे? तो आप साफ साफ ये बोल सकते हो, पानी का गिलास जब आप देख रहे हो तो इसमें जो पानी है बहुत साफ़ है, बहुत अच्छा है। अगर ये पानी का गिलास मुझे पीने के लिए मिल जाए तो मेरी प्यास शांत होगी। ये सबसे बढ़िया आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप क्या सोचोगे? उसमें कुछ नहीं सोच पाओगे ना। मेरा अगला क्वेश्चन था, जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहते हैं? ये पॉइंट जो है ना, ये ज़िंदगी बदलने वाला पॉइंट है। जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। सोच के देखो, एक बार अपने आप से पूछ के देखो कि जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? भाई, क्या शेर से बड़े दूसरे जानवर नहीं होते? होते हैं। हाथी कितना बड़ा होता है, कितना पावरफुल होता है वो। क्या शेर से ज़्यादा ताकत नहीं है उसके पास? जिराफ कितनी लंबी गर्दन होती है, बहुत दूर से देख लेता है ना, लेकिन फिर भी वो नहीं है। और भी बहुत सारे जानवर, चील कितनी ऊंचाई से उड़ता है, बाज कितनी ऊंचाई से उड़ता है, देखता है ऊपर से ज़मीन पर सब कुछ, लेकिन वो भी नहीं है। फिर ऐसा क्या? अजगर देखो कितना बड़ा है, वो भी जंगल का राजा नहीं है। जंगल का राजा शेर ही क्यों है? आंसर इसका एक ही है, क्योंकि शेर जो है वो जन्म से ही ये समझता है कि मेरे में सबसे ज़्यादा ताकत है और मैं जो हूँ वो सब कुछ कर सकता हूँ जो ये सारे नहीं कर सकते। यानी मैं जो सोचता हूँ वो मैं कर सकता हूँ और इसके करने की योग्यता मेरे भीतर है। राजा वही होता है, राजा वही होता है जिसके अंदर ये खुद के अंदर, मन के अंदर ये सोच होती है। वो अपने आप को इस योग्य मानता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे दोस्तों, आप लोग भी अपने कैरियर के राजा हो। अगर आप लोगों ने ये सोच लिया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं वो हर चीज़ कर सकता हूँ जो मैंने सोची है, तो आप भी कर सकते हो। अगर आपने नहीं सोचा तो आप नहीं कर सकते। जंगल में शेर ही एक ऐसा प्राणी है जो एवरी टाइम ये सोचता है कि मैं सबका शिकार कर सकता हूँ। वो कहीं पर भी पीछे मुड़ के नहीं देखता कि ये मेरे को मार देगा या ये मेरे पर अटैक कर देगा। एवरी टाइम उसके माइंड में यही होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। आपकी पॉजिटिविटी जो है वही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस बच्चे के विचार जो है पॉजिटिव है, उसको दुनिया की किसी ताकत से डरने की आवश्यकता नहीं है। उसका फ्यूचर 100% उज्जवल है, 100% उसका भविष्य क्या है? शानदार है। आज की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, दिल थाम के सुनिएगा। ये स्टोरी दिल को चुभने वाली है। ये स्टोरी आपकी आंखों में आंसू भी ला सकती है या आपको इमोशनल भी कर सकती है। एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है। स्टोरी ये है एक गाँव में, और एक और बताऊँ, ये एकदम रियल स्टोरी है, एकदम रियल स्टोरी है। एकदम वो बच्चा अभी भी है। एक गाँव में एक बूढ़ा किसान रहता है। किसान की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। आज गांव के अंदर किसान की स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय है। इस कोरोना काल ने किसान को इतना तोड़ा है, इतनी आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया है कि बेचारों के पास खेती करने के लिए अब पैसे भी नहीं है। सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो भी सुविधाएं हैं वो उनके लिए नाकाफ़ी है। मेरा मोटो यहाँ ये नहीं है। मेरा मोटो है आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सीख देना, क्योंकि हम सब किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। एक किसान बूढ़ा बढ़ती हुई उम्र के अंदर पूरी मेहनत कर रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की। उस किसान परिवार के अंदर 2 बच्चे हैं। ये भी नहीं है बहुत बड़ा परिवार है, बच्चे 2 हैं। लेकिन ज़मीन जो है, पानी नहीं है वहाँ ज़्यादा। ज़मीन जो है वो केवल बरसाती फसल पर निर्भर है।
उस किसान की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। ये रियल स्टोरी है, ये बिहार की स्टोरी है, ये मैं आपको और बता देता हूँ। किसान की स्थिति लगातार कमज़ोर होती जा रही थी। वो बेचारा खेती से काम नहीं चल रहा था तो मजदूरी करता था अपने परिवार को पालने के लिए। किसान के परिवार के अंदर सबसे बड़ा बेटा जो था उसका नाम अमित था, उससे एक छोटा भाई और था। जब अमित 5 साल का हुआ तो उसकी माँ ने एक बार उसको कहा था, अमित ये जो अपने हालात हैं इसको बेटा केवल तू ही बदल सकता है, और इसको बदलने के लिए तेरे पास केवल एक ही हथियार है, वो है पढ़ाई। अगर तू जीवन के अंदर इस गरीबी को ध्यान में रख करके और पढ़ाई करेगा तो तू अपने ये जो हमारी जो एक गरीबी है इसको दूर कर सकता है, हम लोगों के बुढ़ापे को अच्छा बना सकता है। वो ना समझ बालक इस बात को इतनी गहराई से नहीं समझता था कि मेरी माँ मुझे क्या कह रही है, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी कि ये जो गरीबी है उसको मैं दूर कैसे कर सकता हूँ, पढ़ाई के माध्यम से। क्योंकि उसको भी पता था मेरे आसपास के जो लोग रहते हैं उनके मकान कैसे हैं, मेरी जो झोंपड़ी है वो टूटी फूटी है, बरसात के दिनों में टपकती है, मेरे पिताजी के कपड़े जो हैं वो फटे हुए रहते हैं, हमेशा हमारे पास हमेशा गंदे कपड़े रहते हैं। उसको पता था ये कि गरीबी क्या होती है, भले ही वो दुनिया में नहीं घुमा हो लेकिन उसको पता था। वही अमित जब स्कूल में जाना शुरू करता है, पढ़ता है, ध्यान से पढ़ता है। अमित जब 8 साल का होता है, आर्थिक स्थिति और कमज़ोर होती जाती है उस परिवार की। अमित अपनी मम्मी से बोलता है मैं भी काम करूं। उसकी माँ उसको बोलती है मैंने अमित तेरे को एक बात कही थी और आज भी कहती हूँ, ये तेरे काम करने से ये गरीबी दूर नहीं होगी, तू कितना भी काम कर ले ये गरीबी दूर नहीं होगी, ये गरीबी दूर होगी तो केवल पढ़ाई से होगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अमित के दिमाग में वो चीज़ इतनी गहराई से घर कर चुकी थी। अमित जब 8th क्लास में हुआ, जब वो 12 साल का हुआ, वो बड़ी तल्लीनता से पढ़ता था, बड़ी लगन से पढ़ता था। 8वीं पास करने के बाद में गांव में स्कूल नहीं था, दूर गया। अमित का दूसरा भाई भी बड़ा हो रहा था, वो भी बड़ा हो रहा था। अमित 9th क्लास में था, भाई जो था अभी 8 साल का हो चुका था। 8 साल का भाई बोल रहा है अपनी माँ से, अब छोटा बेटा बोल रहा है माँ मैं काम करूँ, माँ आपकी सहायता करूँ। लेकिन माँ के दिमाग में एक ही था, गरीबी काम से नहीं टूटेगी, मेरे बेटे अगर पढ़ लिख करके कुछ कर लेंगे तो टूटेगी। माँ ने छोटे बेटे से भी कहा कि बेटा तू भी पढ़, लेकिन छोटे बेटे के दिमाग में एक चीज़ बैठ रही थी कि मैं इस गरीबी के अंदर ये सामने जो बच्चे मेरे खेल रहे हैं, जो पहन रहे हैं, उनको मैं कैसे भूल जाऊं। उनके ऐशो आराम को देख करके उनके मन में घिनता उठती थी। वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया, अवसाद में चला गया। और अमित का छोटा भाई जब अमित 10th क्लास में था, इस दुनिया में नहीं रहा, बलिदान हुआ, एक बच्चे का बलिदान हो गया। क्यों? डिप्रेशन की वजह से। मेरे दोस्तों, मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत आ जाएं, प्रतिकूल आ जाएं, कभी अपने आप को अवसाद में नहीं लेना है। इसलिए मैं हर रोज़ सुबह कहता हूँ हंस कर के दिन की शुरुआत करनी है, क्योंकि आपकी हंसी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स को स्रावित कराती है जो आपके माइंड को शार्प करती है, आपके शरीर को अच्छा रखती है। उस बच्चे के चले जाने के बाद अमित 10th क्लास पास कर चुका है। अमित ने अपने माता पिता से एक ही बात कही थी कि मुझे सुपर 30 वाले आनंद कुमार से मिला दो। ये पटना की बात है, पटना के अंदर सुपर 30 के आनंद कुमार से वो बच्चा मिलता है और आनंद कुमार ने उस बच्चे को अपना एडमिशन लिया, अमित का एडमिशन लिया। अमित 11वीं और 12वीं क्लास के अंदर इतनी जी जान से पढ़ रहा था। आनंद कुमार जी अक्सर उस बच्चे को कहते थे बेटा सो जा, रात को उसको देखते थे तो कहते थे बेटा सो जा, सुबह पढ़ लेना। लेकिन अमित का एक ही आंसर होता था, सर मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि जब भी सोने की कोशिश करता हूँ मेरा छोटा भाई नज़र आता है, उसकी ही बात याद आती है। अमित सो नहीं पाता था। उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे अपनी गरीबी दूर करनी है। यही अमित IIT में सेलेक्ट हुआ, आज IIT कर रहा है। ये बच्चा आज IIT कर रहा है। लेकिन क्यों, कहाँ तक, कैसे वहाँ पहुँच पाया? इसके दिमाग में 2 ही चीज़ें थी जब इस बच्चे से पूछा गया ये सारी चीज़ें, क्योंकि सुपर 30 आनंद कुमार
के पास पढ़ने वाले बच्चों से अक्सर पूछा जाता है आप कहाँ से हो, क्या है। इस बच्चे ने भी यही कहा था, मेरे जीवन के अंदर 2 चीज़ें मेरी आंखों से कभी गायब नहीं होती। एक, मैं 5 साल का था तब मेरी माँ ने बरसती हुई बरसात की रात में कहा था, बेटा पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है जो इस गरीबी को दूर कर सकती है। और एक, मेरा भाई जो मुझे छोड़ के चला गया, वो दिन मेरी आंखों से मिटते नहीं, इसलिए मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। भगवान से हम पूरी श्रद्धा के साथ ऐसे बच्चों के लिए यही कहेंगे, ऐसे बच्चों पर भगवान आशीर्वाद अपना हमेशा बनाए रखें। मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप पॉजिटिव रहो। अपने परिवार को अगर आपको ऊपर ले जाना है तो आपको इस पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई हथियार नहीं है। हमारे पास एक किसान परिवार के पास और दूसरा कोई भी वेपन नहीं है जो आपको ऊंचाई तक ले जाए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पढ़ाई के प्रति इतने लालायित रहो, पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाई करो कि ये गरीबी मिटानी है। क्योंकि आज देश का सबसे कमज़ोर अगर कोई कड़ी है वो किसान है, और इस किसान की पीड़ा को इस लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि हम सब किसान परिवार से हैं, हमने बहुत अच्छे से देखा है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ ये कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के सपनों को साकार करने चाहते हैं, भाई साकार का मेरा मतलब यही है, उनकी हालत को देख करके ये सोचते हैं कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी बूढ़ापे के अंदर, यानी जब मैं समझदार हो जाऊं तो कम से कम आराम की ज़िंदगी गुजार सकें, तो वो आज का टाइम जाया ना करें, पूरी निष्ठा के साथ पढ़ें। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मैं कल आपको बताने वाला हूं क्यों आप लोग देर तक सोते रहते हो, जल्दी उठने से क्या फ़ायदा होगा, कितना समय आप बचा सकते हो। मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा इसी एनर्जी के साथ, इसी मुस्कान के साथ। हंसते रहो, पढ़ते रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरो। जय हिंद, जय भारत।